हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं इनकम टैक्स, जीएसटी एंड रिलेटेड टॉपिक्स पर कुछ इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं या आप कहीं पर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं और ये बिजनेस एक्टिविटीज आप ऐसे प्रेमाइसेस से चलाते हैं जिस प्रेमाइसेस को आपने रेंट पर ले रखा है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जीएसटी में हाल ही में हुए एक ऐसे बदलाव के बारे में जो कि बात करता है जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, या मैं कह सकता हूं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल रेजिडेंशियल हाउस। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कोई बिजनेस करते हैं या आप अपने ऑफिसेज रन करते हैं ऐसे प्रेमाइसेस से जिसे आपने किराए पर लिया है, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइएगा दोस्तों, बात करते हैं उस चेंज की जो कि अभी हाल ही में जीएसटी में किया गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट। आइएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं कि जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है ऑन अ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान से देखनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दे देते हैं, लीज पर दे देते हैं, या आप उसे मंथली पेमेंट पर या वन टाइम पेमेंट पर उसको यूज करने का एक्सेस दे देते हैं, उसको अलाउ कर देते हैं फॉर द यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो एक जनरल मीनिंग निकल के आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वही मीनिंग जीएसटी के अंदर भी कवर किया गया है। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगेन मैं कहूंगा, जब आप किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे देते हैं, चाहे वो लीज पर दी है, चाहे वो मंथली रेंट पर दी है, या चाहे आपने वन टाइम पेमेंट के बेसिस पर उसको यूज करने के लिए दे दी है। दोस्तों, एक बात और यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सिनेरियो है, ये जीएसटी के दायरे में कवर होता है। इसका मतलब जीएसटी लॉ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज की तरह से ट्रीट करता है, और क्योंकि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो यहां पर जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाता है। दोस्तों, जब हमारे देश में जीएसटी आया था तो उस समय पर एक एग्जेम्पशन दी गई थी, या मैं कह सकता हूं जो हमारे जीएसटी के रेट्स होते हैं वहां पर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, जो कि एक हमारी सर्विस थी रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। जी हां दोस्तों, अगर आप अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पर देते हैं तो उसको जीएसटी के दायरे में होते हुए भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया था बाय द नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 ऑफ द सेंट्रल टैक्स रेट, एंड सेम नोटिफिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर भी लेकर आए थे, जहां पर उसके टैक्स को भी निल या एग्जेम्प्ट कर दिया था। तो यहां पर मैं कह सकता हूं 18 जुलाई 2022 से पहले, या 47th काउंसिल मीटिंग की रिकमेंडेशंस से जो नोटिफिकेशंस निकली हैं उससे पहले, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो कि यूज की जा रही थी रेजिडेंस पर्पस के लिए, उसको जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया गया था बाय द हेडिंग नंबर 9963 एंड 9972 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह हुआ कि इन रिकमेंडेशंस और अभी जो हाल ही में नोटिफिकेशंस आए हैं उससे पहले रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि रेजिडेंशियल यूनिट है और रेजिडेंस के लिए यूज हो रही थी, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में जीएसटी की 47th काउंसिल मीटिंग हुई, जिसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर कुछ नोटिफिकेशंस निकल कर आए, जिसमें एक नोटिफिकेशन था नोटिफिकेशन नंबर 4/2022। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में सबसे पहला काम यह किया गया कि जो आपको एग्जेम्पशन दी जा रही थी रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, उस एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर दिया गया। इसका मतलब 13 जुलाई 2022 को जब ये नोटिफिकेशन आया, जो कि एप्लीकेबल हुई 18 जुलाई 2022 से, तो इस नोटिफिकेशन में उस एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर दिया गया, जिसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि अगर अब कोई पर्सन अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को भी किराए पर देगा तो वो भी जीएसटी के दायरे में आ जाएगी, और जीएसटी के दायरे में आने के बाद वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी, उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अब दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि जीएसटी जब चार्ज होगा तो वो जीएसटी सरकार को पे कौन करेगा। आपको मालूम होगा जीएसटी में दो तरह के रिजीम होते हैं, एक एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहां पर एक और नोटिफिकेशन लेकर आए, नोटिफिकेशन नंबर 5/2022, जिसमें यह बताया गया कि अगर कोई पर्सन अपनी रेजिडेंशियल यूनिट किराए पर देता है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पर देता है, तो वहां पर जीएसटी एफसीएम में नहीं आरसीएम में एप्लीकेबल होगा।
अगर वो रेजिडेंशियल यूनिट किराए पर दी गई है ऐसे पर्सन को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो आइए नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 वो देख लेते हैं। सेंट्रल टैक्स रेट में नोटिफिकेशन लेकर आए 13 जुलाई 2022 को, एप्लीकेबल हुई 18 जुलाई 2022 से, जहां पर एक नई लाइन इंसर्ट की गई, एंट्री नंबर 5AA, जिसमें लिखा गया कि अगर कोई पर्सन सर्विसेज देता है बाय वे ऑफ अ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पर रजिस्टर्ड पर्सन जो कि रेसिपिएंट होगा वो उसका जीएसटी सरकार को पे करेगा अंडर अ आरसीएम मेथड। तो यहां पर यह भी बताया गया है कि अगर ये प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा दी गई है चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन द्वारा दी गई है, उसका जीएसटी आरसीएम में ही पे किया जाएगा। क्योंकि जब आप एंट्री को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लिखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसका मतलब यहां पर अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन भी अपनी रेजिडेंशियल यूनिट किराए पर देता है तो वहां आरसीएम ही एप्लीकेबल होगा, और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी अगर अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पर देता है तो वहां पर भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। आइएगा दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का पूरा एनालिसिस समझ लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन एग्जैक्टली कहना क्या चाहती है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, नाउ ऑनवर्ड्स एज पर नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 जो कि सेंट्रल टैक्स रेट में आई है 13 जुलाई 2022 को, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अगर अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दी है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे में यहां पर जीएसटी आरसीएम मेथड में पे किया जाएगा बाय द रेसिपिएंट। अगेन मैं कह सकता हूं, इफ अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनर इज अनरजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ एंड ही हैज गिवन सच रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन tenant has to pay the GST at the rate of 18% under the RCM method। दोस्तों, जब ये नोटिफिकेशंस आई तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स मार्केट में क्रिएट हुए। कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए कि किस तरह से यहां पर जीएसटी होगा, इस वाले सिनेरियो में क्या होगा, अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए तो क्या होगा। तो आप लोगों की इजीनेस के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैंने इस पूरे नोटिफिकेशन को मल्टीपल केसेस में डिवाइड कर दिया है। आइए अब वन बाय वन केसेस के थ्रू समझते हैं कि अगर ये वाला सिनेरियो होगा तो वहां पर जीएसटी कौन देगा और कौन से मेथड में देगा, और जीएसटी होगा या नहीं होगा। तो आइए एक एक करके हर सिनेरियो को समझ लेते हैं। केसेस वाइज मैंने यहां पर डिजाइन किया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आपको देना चाहूंगा। अगर आप भी चाहते हैं अपने करियर में ग्रोथ, मतलब आप चाहते हैं कि आप एक सिंपल अकाउंटेंट से एक्सपर्ट अकाउंटेंट बन जाएं, एक फाइनेंस टैक्स प्रोफेशनल बन जाएं, तो ऐसे में आप इन कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं अपने आप को। यहां पर मैं आपके लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, आरओसी एंड एलएलपी कंप्लायंसेस पर कुछ नए कोर्स लेके आया हूं जो कि आपकी नॉलेज को, आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर को एनहेंस कर देंगे, जिसके बाद आप अपनी खुद की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स के लिए, अपनी कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं और यहां पर एक अच्छी इनकम आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी एक करियर अपॉर्चुनिटी भी ग्रो कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप इन कोर्सेज में एनरोल करवा लीजिए अपने आप को। अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स, तो आप इन डिस्काउंट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं और आप इन प्रैक्टिकल कोर्सेज की जर्नी को भी एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने टेनेंट को रखा है रजिस्टर्ड, और जो लैंडलॉर्ड है मतलब मकान मालिक वो भी रजिस्टर्ड है, और जो नेचर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल है। चाहे उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप अपने रेजिडेंस में यूज कर रहे हैं, चाहे आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी ही क्यों ना कर रहे हैं, यहां पर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो फॉरवर्ड चार्ज में एप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों, ये जो एंट्री नंबर 5AA इंसर्ट की गई है ये केवल और केवल रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पर एप्लीकेबल होती है, इसलिए मैं यहां कह रहा हूं कि एफसीएम मेथड एप्लीकेबल होगा और यहां पर जो सप्लायर ऑफ द सर्विसेज होगा वही सरकार को जीएसटी पे करेगा। आइए दोस्तों, सिनेरियो नंबर 2 की बात कर लेते हैं। टेनेंट रजिस्टर्ड है, जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, वो भी रजिस्टर्ड है, लेकिन यहां पर जो प्रॉपर्टी का नेचर रखा गया है वो रेजिडेंशियल है और इसका यूज भी रेजिडेंशियल में ही किया जा रहा है। तो अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों रजिस्टर्ड हैं लेकिन प्रॉपर्टी का नेचर रेजिडेंशियल है और यूज भी उसका रेजिडेंशियल में हो रहा है, तो यहां पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जब जीएसटी की बातें होंगी तो वो बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर होंगी। ये आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसे आपने पर्सनली ही किसी को किराए पर दिया है,
तो यहां जीएसटी की बातें नहीं होंगी, ना ही आरसीएम ना ही एफसीएम। सिंपल सा केस, यहां पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर 3, जहां पर टीनेंट रजिस्टर्ड है, मकान मालिक भी रजिस्टर्ड है, लेकिन प्रॉपर्टी का नेचर है रेजिडेंशियल और यूज हो रहा है उसका कमर्शियल। तो ऐसे में यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा अंडर द आरसीएम मेथड, क्योंकि जब ये एंट्री नंबर 5AA इंसर्ट की गई है तो यहां पर लिखा गया है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन। कोई भी अगर यहां सर्विस देगा, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, यहां आरसीएम ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पर देता है, जिसको कि किराएदार कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहा है, तो वहां पर आरसीएम लगाते हुए जो टेनेंट होगा वो उसका जीएसटी सरकार को पे करेगा बाय द नोटिफिकेशन नंबर 5/2022। आइए दोस्तों सिनेरियो नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब मैंने यहां पर टेनेंट को और लैंडलॉर्ड दोनों को ही अनरजिस्टर्ड रखा है, प्रॉपर्टी का नेचर है रेजिडेंशियल और उसका यूज हो रहा है कमर्शियल। ऐसे में भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंस दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब दोनों की ही अभी थ्रेशोल्ड इतनी नहीं है कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लें, तो ऐसे में कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही एफसीएम में ना ही आरसीएम में। आइए दोस्तों केस नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने टीनेंट को रखा है अनरजिस्टर्ड और लैंडलॉर्ड को भी मैंने रखा है अनरजिस्टर्ड। नेचर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है कमर्शियल। अब चाहे आप उसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं चाहे आप उसका रेजिडेंशियल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब चाहे किराएदार उसमें कमर्शियल एक्टिविटी करे चाहे किराएदार उसमें रेजिडेंशियल एक्टिविटी करे, यहां पर भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो सप्लायर ऑफ द सर्विसेज है अभी उसकी थ्रेशोल्ड उतनी नहीं हुई है कि उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़े। इसके लिए मैं यहां कह रहा हूं कि वो जीएसटी यहां पर पे नहीं करेगा। नो जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल इन दिस केस। दोस्तों बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर 6 के बारे में। तो 6 सिनेरियो में मैंने टेनेंट को रखा है रजिस्टर्ड, लैंडलॉर्ड को रखा है अनरजिस्टर्ड, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी इज कमर्शियल, और उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को चाहे आप कमर्शियल यूज में ले रहे हैं चाहे आप रेजिडेंशियल यूज में ले रहे हैं, यहां पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 और नोटिफिकेशन 4/2022 दोनों ही कवर करती हैं केवल और केवल रेंटिंग ऑफ द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ना कि रेंटिंग ऑफ द कमर्शियल ड्वेलिंग। तो अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी है, चाहे उसका यूज कुछ भी हो रहा हो, और अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं, मींस आप सप्लायर ऑफ द सर्विसेज हैं, आप अनरजिस्टर्ड हैं, तो वहां आप जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं नो जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल। दोस्तों बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर 7 के बारे में, जहां पर टेनेंट रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, और जो प्रॉपर्टी दी गई है किराए पर वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है और उसका यूज हो रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए। मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस है, उसने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी, प्रॉपर्टी का नेचर रेजिडेंशियल था और जिसने किराए पर ली वो वहां उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। तो यहां एंट्री नंबर 5AA के अकॉर्डिंग और नोटिफिकेशन नंबर 4 और 5 के अकॉर्डिंग जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा अंडर द आरसीएम मेथड। इसका मतलब कि जब कोई पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड होगा और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी रेजिडेंशियल यूनिट किराए पर देगा, जिसमें कि वो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, मींस किराएदार उसमें बिजनेस एक्टिविटीज करेगा, तो वहां जीएसटी एप्लीकेबल होगा और यहां टेनेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड आरसीएम मेथड। आइए दोस्तों सिनेरियो नंबर 8 की बात कर लेते हैं, जो कि एक मोस्ट डिमांडिंग सिनेरियो है। आप लोग कई बार मेरे से क्वेरी पूछ चुके हैं ऑन माय व्हाट्सएप एज वेल एज ऑन माय कॉल, तो मैंने जरूरी समझा कि मैं आपको इस क्वेरी का आंसर मेरी इस वीडियो के माध्यम से दे पाऊं। सिनेरियो नंबर इज 8, जहां पर टेनेंट रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और नेचर ऑफ प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, और जब दिया गया है किराएदार को तो किराएदार भी वहां पर रेजिडेंशियल पर्पस ही यूज करेगा। इसका मतलब उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल रेजिडेंस के लिए यूज करेगा। तो यहां पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, नो जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल इन दिस सिनेरियो। दोस्तों जीएसटी एप्लीकेबल होता है केवल उस वाले सिनेरियो में जब आप उसमें बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो क्योंकि यहां पर किराएदार जो है वो भले ही रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने इस यूनिट का, इस रेजिडेंशियल यूनिट का, ड्वेलिंग का रेजिडेंस के लिए यूज किया है, जिसकी वजह से वहां उसे जीएसटी में उसकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी।
तो यहां पर मैं सिंप्लिसिटी में कह सकता हूं नो जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल इन दिस सिनेरियो। दोस्तों ये मैंने कुछ आप लोगों के लिए सिनेरियो डिजाइन किए थे सो दैट मैं आपको समझा पाऊं और एक्सप्लेन कर पाऊं कि किस तरह से कौन कौन से केसेस में आपको जीएसटी लगेगा, और अगर जीएसटी लगेगा तो कौन से मेथड में लगेगा, आरसीएम में या एफसीएम में। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी और हर केस आपको समझ आ गया होगा। अब आपकी शायद ही कोई कंफ्यूजन इस रेस्पेक्ट में रह जाए। दोस्तों अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी एंड डाउट रह जाता है जो कि इस वीडियो में मैं आंसर नहीं कर पाया हूं, तो प्लीज आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपनी क्वेरी एंड क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे कॉल पर भी अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं अक्सर इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, जल्द मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।